नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में वाणिज्य बैंकों की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, सहायक आचार्य EAFM, महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर। बच्चों, आज हम बैंक, कॉमर्शियल बैंक की जो रिसेंट हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और हमने बैंकों के जो कार्य हैं, प्राथमिक कार्य और वो सब पहले वाले में देख चुके हैं। आज हम रिसेंट ट्रेड्स इसके देखेंगे। फर्स्ट है सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का विकास है। स्वतंत्रता के बाद से ही देशों के राष्ट्रीयकरण की वो शुरू हो गया था। तो 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। एक तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसके अंतर्गत जो निजी क्षेत्र के बैंक थे उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाने लगे। सार्वजनिक क्षेत्र को बैंक को गवर्नमेंट बैंक भी कहते हैं। जो प्राइवेट होते हैं उन पर गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग नहीं होती है। अपूर्व शाखा, राष्ट्रीय नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों की जो शाखाएं हैं उसमें बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जो 1969 में 2462 थी जो शाखाएं स्टेट बैंक की, वो 2017 तक 24,011 के करीब हो गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। तो इस तरह से जो व्यापारिक बैंक है 2017 तक, जो राष्ट्रीयकरण के समय 8,262 थे, वो 1,38,565 2017 में पहुंच गए थे। अब और भी शाखाएं इनकी बहुत तेज गति से हो रही है। गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे कि पूरे देश का विकास हो सके। बैंकों का एकीकरण, मैं बैंकों का एकीकरण से आशा कि जो बैंक असफल है या प्रॉफिट में नहीं चल रहे हैं, जिन पर लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, तो बैंक उन बैंकों को दूसरे बैंकों में मर्ज कर देती है और मर्ज करने से उनका एकीकरण हो जाता है। एकीकरण या विलयन, कि एक दूसरे से उसमें उसको मिला दिया, मर्ज कर दिया और वो फिर उसी बैंक के नाम से जाना जाता है। और वो जो दूसरे बैंक के ग्राहक होते हैं जिसमें मर्ज किया हुआ है, उस बैंक के वो ग्राहक बन जाते हैं। उसी के हिसाब से वो कार्य करने लगते हैं और उसी बैंक की उनको पासबुक है और आपका ATM है, वो सब मिल जाता है। नेक्स्ट है, मैं ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों के लिए बात कर रही थी। वही नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार। पर ग्रामीण क्षेत्रों में जब बैंक खोलेंगे, बैंक की शाखाओं का विस्तार होगा, तभी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इससे जुड़ेंगे। वर्तमान में देख रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक ग्रामीण क्षेत्र में शाखा विस्तार हो रहा है। लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो अपनी खेती ढंग से कर पा रहे हैं। फसल आ रही है, फिर उसको फसल को बेच के अपने किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा चुका रहे हैं, तो उसे कम इंटरेस्ट में, यानी कि 6% में से आराम से उधार मिल जाता है। और साहूकार और उनके चंगुल में नहीं फंसते हैं, क्योंकि चंगुल में फंसने से उनका जो इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा है कि वो उससे कभी निकल ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है जमाओं में, जब गांव के लोगों ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खुल रहे हैं, गांव के लोग उससे जुड़ रहे हैं, शाखाओं का विस्तार हो रहा है, तो जो बैंक की जमाएं हैं उसमें 100 से ज़्यादा वृद्धि हो रही है और उससे बैंकों के शाखा के निर्माण भी वृद्धि हो रही है। बैंक अपना बिजनेस अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, क्योंकि जब बैंकों के पास जमा आएंगी तभी तो उसको उधार देंगे। बैंकों का मेन कार्य क्या है? लोगों की जमा स्वीकार करना और उनको उधार के रूप में पैसा वापस देना। अब लोगों की जब जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि होगी तो लोगों को बैंकों को उधार देने में भी सुविधा रहेगी, क्योंकि बैंक क्या नगद कोष और तरल कोष रख कर ही अपनी जो शेष बची हुई होती है उसको उधार दे देते हैं। जैसे CCR और SLR, ये हम RBI बैंक के अंतर्गत देखेंगे डिटेल में कि एक रिजर्व कोटा है जो RBI के पास है, वो बैंक को अपने पास रखना होता है। उसके रखने के बाद ही वो शेष राशि उधार दे सकते हैं। साख सुविधाओं का विस्तार, स्वतंत्रता के बाद से ही बैंकों की जो साख निर्माण है, क्रेडिट क्रिएशन है, उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। बैंक जो अनुसूचित बैंक, यानी कि अनुसूचित बैंक कौन से बैंक है? जो रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में रजिस्टर्ड है, तो उससे वही वाणिज्य बैंक कहलाते, कमर्शियल, तो उनमें लोगों का विश्वास बना रहता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांचेज खुल रही है, शाखाओं का विस्तार हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? शाखा का भी विस्तार हो रहा है। लोग उधार लेने आ रहे हैं, लोगों की आवश्यकता है, चंगुल
जो महाजन साहूकार है उनके चंगुल में नहीं फंस रहे हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक और अपेक्षित क्षेत्रों को अधिग्रहण सुविधा। होता क्या है कि जो बैंक होते हैं वो एक निश्चित क्षेत्र जहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है या लोग ज़्यादा जाते हैं तो वो उन्हीं लोगों को ऋण ज़्यादा देते सेशन में। तो इसमें ये कहा गया है कि जो प्राथमिक क्षेत्र हैं और उपेक्षित क्षेत्र हैं जो एकदम बिल्कुल भी डेवलप नहीं है तो ये कहा गया है कि राष्ट्रीय नीति के अनुसार कि कुल जमाओं का कम से कम 40% भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना अनिवार्य है जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो सके। जैसे कृषि क्षेत्र है, लघु क्षेत्र है, अन्य प्राथमिक क्षेत्र हैं, इनको ऋण देना आवश्यक है जिससे ये भी जमाओं का 2016-17 तक जो वैसे तो रेशो कितना रखा है 40%, लेकिन कुल जमाओं का 38.34 उस टाइम दे दिया गया था। तो बैंकों जो सरकार के बैंक हैं प्राथमिकता के आधार पे तो उनको ऋण स्वीकृति के लिए जैसे प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कृषि है, लघु उद्योग है, औद्योगिक सेक्टर है, सड़क एवं जल परिवहन है, फुटकर व्यापार है, लघु व्यवसाय है, शिक्षा है, कंज्यूमर ऋण है, आपका ST/SC के लिए ऋण है और हाउसिंग लोन है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का बढ़ता हुआ नियंत्रण। जो कॉमर्शियल बैंक है वो ज़रूरत से ज़्यादा ऋण ना दें या क्योंकि जो आजकल NPA बढ़ता जा रहा है तो रिज़र्व बैंक ने जो कॉमर्शियल बैंक है उन पर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए समय समय पर क्या होता है बैंकों का निरीक्षण करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं या कोई बैंक घाटे में चलते हैं तो उसको मर्ज कर देते हैं कि घोटाला आदि जैसे एक अर्शद मेहता का घोटाला हो गया था तो उसका पता नहीं चला था। इस तरीके से तो पहले ही पता लग जाता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अग्रणी बैंक या लीड बैंक वो होता है जो पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट का उसको विकास करने का अधिकार दे दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट करना है तो उसे ही हम लीड बैंक या अग्रणी बैंक कहते हैं। जैसे किसी भी स्टेट में देख लीजिए जैसे कहीं PNB है, कहीं बड़ौदा बैंक है, तो जो लीड बैंक होता है ना उसी की ब्रांचेस है जो रूरल एरिया में मिलती है, बाकी बैंकों को नहीं मिलती क्योंकि बैंक के लोग गाँवों के लोग इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है। अगर एक ही गांव में 3-4 ब्रांचेज खुल गई तो उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि किस बैंक में जाना है, कौन सा बैंक अच्छा है। और क्योंकि पढ़े लिखे कम होने की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक योजना बनाई कि इस तरीके से एक लीड बैंक हर डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करने के लिए निर्धारित कर दिया जाए और उसे ये काम दिया जाए जिससे कि वो उस कार्य को आराम से कर सके। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का प्रयोग। भारत देश हिंदी भाषी देश है और ये कोशिश की जा रही है कि बैंकों में अधिक से अधिक जो कार्य है वो हिंदी भाषा में हो जो लोगों को आसानी से समझ में आ सके और वो बैंक की सुविधा दी हुई है अपने ग्राहकों को कि वो बैंक ना आकर आसानी से ATM से पैसा निकाल सकते हैं कभी भी 24 घंटे में जब उनकी आवश्यकता हो। तो बैंक का तो एक लिमिट टाइम होता है, भाई इतने से इतने बैंक खुलेगा तभी आप ये सब कर सकते हो। नेक्स्ट है तत्काल धन हस्तांतरण। तत्काल धन हस्तांतरण नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है, इनके द्वारा हम जो अपना पैसा है वो तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पैसे की भी टाइम की भी बचत होती है, कागज़ की भी बचत होती है और पैसा जिसको मिलना होता है उसे आसानी से मिल जाता है।
कर सकते हैं, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है सामाजिक बैंकिंग। सामाजिक बैंकिंग में कि जो हमारी बैंकिंग क्षेत्र है, ये नहीं है कि वो सामाजिक बैंकिंग के भी उन्हें कार्य करने चाहिए। ये नहीं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको ही ऋण दे, बाकी छोटों को ना दे, उनका डेवलपमेंट ना हो। तो बैंकों समाज में जैसे कमज़ोर वर्ग है, दस्तकार है, छोटे किसान हैं, दस्तकार है, मजदूर है, अपंग व्यक्ति हैं, और हथकरघा वाले हैं, मोची है, कुम्हार है, बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार है, मलिन बस्ती या गंदी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनको भी ऋण देना चाहिए। 3 ऋणों में जोखिम अधिक होता है, लेकिन इनको भी एक समाज की धारा से जोड़ना है, तो इसलिए हमें इनको भी ऋण देने की आवश्यकता है, जिससे समाज की धारा से जुड़ सके। जो नवीन आकर्षक योजना है, जैसे उपभोक्ता ऋण है, कंज्यूमर लोन, आप मकान, घर और व्हीकल सब चीज़ खरीदने के लिए ले सकते हैं। इंग्लिश में बैंक, मोबाइल बैंकिंग जो सुविधा है जो आपको अवेलेबल हो जाती है। नाबालिग बैंक बचत खाता, जैसे कि आप जो अंडर एज होते हैं उनके, अंडर एज बच्चे होते हैं उनके आप खाता खुलवा